Shehzad's gone for 30, 96 for 3. ये क्या तमाशा हो रहा है? Catch! It's up in the air, it's not gone the distance. Catch take. ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक क्यों हुई है? इतनी पॉलिटिक्स, इतनी तो शायद पार्लियामेंट में भी नहीं होती होगी. There he goes, Afridi. Oh, it's a catch! Wow, what a catch from Anderson. लोग बाहर से आने चाहिए, जो आके कोई बैगेज ना लेके आए, किसी को बड़े लोगों का फोन्स ना आए. अब अगर लीक हो गई है तो मैं इस पर इंक्वायरी करूंगा. वो बात गलत है, मैं मानता हूँ इसको. 100 of 60 odd deliveries. Straight up in the air. ये शाहिद अफरीदी, आपसे, पूरी आवाम से मैं सबसे माफी चाहता हूँ. It's gone up in the air, it's a miscue. Long on will come into play and is a good fielder. हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ. In all formats of the game, and that is Pandya. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी. यू वाचिंग न्यूज़ आई. मैं हूं मेहर अब्बासी. आज तो ज़ख़म चाटने थे, इंट्रोस्पेक्शन करनी थी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ख़बर के साथ शो का आगाज़ हुआ है. इंडिया फाइनल से आउट हो चुका है. वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी छक्का क्या मारा, क्लीन बोल्ड आउट ऑफ द फाइनल. सो दैट्स ग्रेट न्यूज़. पूरा पाकिस्तान जश्न मना रहा होगा, बिल्कुल उसी तरह कि जब पाकिस्तान शिकस्त खाता है तो सरहद पार उधर बहुत खुशियों का वेला होता है. आई डोंट नो कि हमारा इधर सेमीफाइनल से निकलना ज़्यादा बड़ा गम था या ये खुशी ज़्यादा बड़ी है कि अब फाइनल्स में नहीं पहुंच सका. सो यही सीखने का सबक है नेचुरली, मगर इट इज़ इंडीड टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन बिकॉज इट कुड बी अस. हम भी हो सकते थे यहाँ, जो फाइनल्स में अभी होना चाहिए था. एशिया कप के बाद T20 की शिकस्त जो है वो अभी भी पाकिस्तान में कोई नहीं भूला. अगर ये कहा जाए कि सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी अभी इस पूरे मुल्क में क्रिकेट से है लोगों को, तो ये गलत नहीं होगा. लेकिन बहरहाल वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस. हर कोई बहुत खुश है. एटलीस्ट हमारे स्टूडियो के अंदर तो कैमरे के पीछे कैमरामैन कम और इधर धमाल डालते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे थे. मगर कंटिन्यूइंग ऑन, टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन एज आई से. पीसीबी के आला अहदेदारान के साथ साथ नाजरीन, हेड कोच, कप्तान और खिलाड़ियों को फारिग करने के मुतालबात इस मुल्क में ज़ोर पकड़ चुके हैं, जिस तरह हमने कहा. और इस्तीफ़ों के इस शोर में कौम के जज्बात से खेलने वाले माफिया भी मांग रहे हैं और शायद ओहदे बचाने की काविश में भी हैं. हेड कोच, मलबा चीफ सेलेक्टर मोइन खान और कप्तान शाहिद अफरीदी पर डाल रहे हैं. और शाहिद अफरीदी और मोइन खान माफ़ी के बाद अभी तक एज वी स्पीक खामोश हैं. पीसीबी को जमा कराई गई रिपोर्ट में मोइन खान को फेवरेटिज्म का दिलदादा, अफरीदी को गैर संजीदा और उमर अकमल और अहमद शहजाद की हरकत को नापसंदीदा करार दे दिया है. हेड कोच की हैसियत से टीम की रिपोर्ट पीसीबी को देना अनडाउटेडली अच्छी बात, मगर अपनी कोताहियों का एतराफ़ कौन करेगा? ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड में जितनी सियासत है उतनी पार्लियामेंट में भी शायद नहीं. बजा फरमाते हैं कोच साहब, क्रिकेट दुनिया का महंगा और पुरकशिश खेल है. पिछले 2 बरसों में अंदाज़ा कीजिए कि हमारे क्रिकेटर्स ने 92 करोड़ रुपए जेब में डाले हैं, लेकिन इसके एवज़ मुल्क को क्या दिया है? पैदर पेशकश, शर्मिंदगी और मायूसी. हालत यह है कि क्रिकेट को सियासी पर्चियों ने तबाह कर दिया है तो कौमी खेल हॉकी अदम तवज्जो से आखिरी सांसें ले रही है. स्क्वॉश में जहांगीर खान और जान शेर खान के बाद पिछले 20 बरसों में हम एक टाइटल ना जीत सके और एक क्रिकेट ही खेल बचा था. ये भी अनफॉर्चुनेटली सियासत की नज़र होता दिखाई दे रहा है. आखिर इसका ऑपरेशन कौन करेगा ये अभी देखना है. लेकिन अहम सवाल आज के, और हम अपनी सारी टेलीफोन लाइंस ओपन करेंगे. मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रोड्यूसर से कि टेलीफोन लाइंस ओपन कर दें कि आज आप बात कर सकें. पूछेंगे कि क्या शहरियार और नजम को बोर्ड में होना चाहिए, क्या वकार यूनस को कोच होना चाहिए, शाहिद अफरीदी के बाद अगला कप्तान कौन होना चाहिए, क्या आसिफ और सलमान बट को वापस ले आना चाहिए. अहम सवाल हैं. और इनसे भी ज़्यादा बड़े सवाल शायद ये कि टैलेंट, टेक्निक और टेम्परामेंट. टैलेंट तो मिलता है, बहुत मिलता है पाकिस्तान में, मगर टेक्निक और टेम्परामेंट पे काम इधर क्यों नहीं किया जाता? डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर एफर्ट क्यों नहीं डाला जाता? उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं डाली जाती? पाकिस्तान में जो ढांचा है, क्रिकेट स्ट्रक्चर है, इसकी दुरुस्तगी क्यों नहीं की जाती? और ये कौन सा माफिया है जो इंश्योर कर रहा है कि ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर सही ना हो सके? एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं. एंड यू कैन जॉइन अस टुडे ऑन दिस स्पेशल एपिसोड ऑन न्यूज़ आई. स्टे विद अस, वी आर गोना बी राइट बैक. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. पूरे मुल्क को ये शायद मेरा कहना गलत ना होगा, महसूस ये हो रहा है कि
हम जीत गए हैं अभी, मगर अभी एज वी स्पीक ये हम भी हो सकते थे जो अपने आखिरी छिक्के से फाइनल्स के अंदर जा रहे होते, बट रेस्ट अश्योर्ड अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट अस, सो इट्स टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। शायद बुरा नहीं है कि पहली बार खुल के इतना कुछ मंजर आम पर आ रहा है और पीसीबी की सियासत सो टू से वो खुलम खुला उसका इजहार हो रहा है नेशनल टेलीविजन के ऊपर। आज यही इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, टेलीफोन लाइंस भी खुली हैं कि आप भी अपनी राय का इजहार कर सकें या सवाल पूछ सकें। मुख्तसरन हमारे साथ मौजूद हैं लीना मोइन अजीज साहिबा, एशिया की फर्स्ट खातून कमेंटेटर हैं, एंड एज वी नो नाउ क्रिकेट इज इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन। हमारे साथ सुहेल तनवीर हैं, क्रिकेटर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खालिद महमूद साहब हैं, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। हमारे साथ मुश्ताक अहमद साहब हैं, साबिक क्रिकेटर हैं, और मंसूर अली खान एंकर पर्सन हैं, ARY से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े शौकीन हैं क्रिकेट के। सो we felt he should also be a part of the show and share his insight as well. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद महमूद साहब आपसे आगाज़ करूँगी। सर बताइएगा कि क्या बात है सर कि ये दिन आ गए कि अब खुल के फेवरेटिज्म की बात हो रही है और सियासत की बात हो रही है। क्या वकार यूनुस गलत कहते हैं जब कहते हैं कि PCB में शायद पार्लियामेंट से भी ज़्यादा सियासत है? मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सुना होगा यकीनन कि जब कश्ती डूबने लगती है तो चूहे उसमें से निकल कर भागते हैं। तो क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसी है। इस वक्त यह कश्ती जो है ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल डूबने वाली है, और इसके साथ जो भी लोग वाबस्ता हैं वो अपनी जान तो मैं नहीं कहूँगा, अपनी नौकरियाँ बचाने के लिए अब सरगर्म हो चुके हैं। किसी को क्रिकेट में सियासत याद आ गई है, किसी को क्रिकेट में सिलेक्शन की खराबियां याद आ गई हैं, किसी को खिलाड़ियों की गिरोहबंदी याद आ गई है। और एक बड़ी दिलचस्प बात आप देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इन सब के बयानात सामने आएंगे। सारों की कोशिश ये होगी कि वो ये कहे, ये तासुर दे कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैंने सारा काम बड़ा अच्छा किया, मैंने टीम को बड़ा संभाले रखा, लेकिन मेरे मशवरे नहीं माने गए, मेरी बात नहीं माने गई, दूसरे सारे गलत हैं। ये तमाम लोग कहेंगे, हेड कोच अभी से कह रहे हैं, और बल्कि वो उनकी जो रिपोर्ट लीक हुई है वो सवाए मुख्तलिफ खिलाड़ियों के खिलाफ इल्ज़ामात के, और उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। मगर खालिद महमूद साहब वो कहते हैं मैंने तो इल्ज़ाम लगाया ही नहीं है, ये गलत लीक हुई है, वो कह रहे हैं उनका ये। और जो चले अगर गलत हो गई है तो फिर उसमें कोई ऐसी बात कौन सी है? उन्होंने कहा एक साजिश के तहत ये रिपोर्ट लीक कौन सा कोई एटमी फार्मूला उसमें रखा हुआ था जो पब्लिक के सामने आ गया है? यही ना कि वो ख़राब था, ये गलत था, ये ठीक था। तो ये बातें अगर वो दयानतदारी से कह रहे हैं तो इनमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो खुल्लम खुल्ला सामने बातें कह सके। लेकिन उसमें सबसे ख़राबी ये है कि बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी के बारे में कुछ बताएं, वो असल इशू से हट के कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट लीक हो गई, मैं चेयरमैन से मिलने आया तो वो मिले नहीं। अब जो शख्स लाखों रुपए तनख्वाह महीना लेने के बाद अपने अदारे के साथ इतनी वफादारी का मुजाहरा भी नहीं मैं करता। खालिद महमूद साहब आपसे भी गुजारिश करूंगी और तमाम पैनलिस्ट से आज गुजारिश करूंगी कि बहुत आसान है, और बिल्कुल सही महमूद साहब कह रहे हैं कि भाई ये दूसरे पे उंगलियां उठाना आसान है, कोई अपने गिरबान में नहीं झांक रहा। मगर विद ऑल ऑफ यू, जिसके अंदर एक क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, खालिद महमूद साहब हेड रह चुके हैं इस इदारे के पहले, हमारे पास मंसूर हमारे साथ हैं जो एक गहरी नज़र रखते हैं इसके ऊपर। वी हैव अ प्रेजेंट डे क्रिकेटर विद अस जो हिस्सा है इस पूरे स्ट्रक्चर और ढांचे का। आज कोशिश ये करते हैं कि यार हम खुल के बताएं कि क्या आप लोगों को क्या लगता है कि असल में सियासत कौन कर रहा है, माफिया कौन है, मैनेजमेंट में मसला कौन है, पर्चियों पे कौन आया हुआ है। सर आज ये खुल के बता दीजिए कौम को, लेट्स फॉरगेट कि कौन क्या बयान दे रहा है। एंड तनवीर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू, आप बताइए। देखिए बोर्ड में क्या हो रहा है, एज ए प्लेयर आई हैव नथिंग टू डू विद इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें इतना पता भी नहीं होता क्योंकि हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम का चक्कर नहीं लगता, हमारा ताल्लुक सिर्फ ग्राउंड के अंदर है, टीम की हद तक होता है। टीम में यस जो रीसेंट पास्ट में काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है टीम की परफॉर्मेंस इतनी डाउन इसलिए हुई है कि कंसिस्टेंट नहीं रखा गया सिलेक्शन को। जो टीम 1.5-2 साल से चलती आ रही थी, पिछली 2-3 सीरीज़ में एकदम से पैनिक बटन दबाया गया। दो कि हम इंग्लैंड से सीरीज़ हारे, लेकिन वो भी क्लोज इनकाउंटर थे, 1 रन से हारे हम, एक सुपर ओवर में मैच गया। उसके बाद से एकदम से पैनिक बटन दबा और बहुत सारी चेंजिंग टीम में आ गई, और 6-7 प्लेयर ऐसे जो किसी 6 महीने पहले वर्ल्ड कप के किसी सिनेरियो में नहीं आ रहे थे, एकदम से उनको टीम में लाया गया।
تو اس سے ڈیفینیٹلی ان پلیئرز پہ بھی جو پریشر پڑا ایک دم سے جو ٹیم میں انڈکٹ ہوئے اور جو آلریڈی کھیل رہے تھے، ٹیم کا ایک کمبینیشن نہیں بن پایا اس طریقے سے. یہ میری پرسنل رائے ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے. نہیں آپ وجہ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اور آئی تھنک کالر بھی ساتھ موجود ہیں، کدھر سے ہیں بتا دیجیے گا مجھے. حیدرآباد سے ہیں خرم ہمارے ساتھ. جی خرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے گا. جی میں عدیل بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی فرمائیے. جی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اور ایک مشورہ دینا چاہوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ بھائی یہ سب کو وقار یونس کو یا آفریدی کو یہ سب کچھ ہارنے کے بعد ہی سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ بھائی یہ برا ہو رہا ہے، اس کو نام لے رہے ہیں، اور سر یہ آج ہی کو یاد آ رہا ہے ان لوگوں کو. یہ بنیادی سوال. اور دوسرا سوال مشورہ میرا یہ ہے کہ محسن حسن خان کو کوچ لگایا جائے، مینٹور، اور سرفراز احمد کپتان بنایا جائے. انشاءاللہ پاکستان کوئی میچ نہیں ہارے گا. تھینک یو جی. بہت شکریہ آپ کا، بڑا مختصر اچھا دیا. مجھے بتائیے گا لینا کہ جس طرح تنویر کہہ رہے تھے کہ کنسسٹنسی نہیں ہے، کیا ہی بہتر نہ ہو کہ اگر آپ کا ایک کیپٹن ہو، چاہے ٹیسٹ سیریز ہو، T20 ہو، ایک کیپٹن ہو، ٹیم کنسسٹنسی ہو کہ اس کی اسٹرینتھس، اس کی ویکنیسز پتہ لگ سکیں اوور ٹائم، بیسٹ کمبینیشنز بن سکیں، آپ نفسیاتی طور پہ ٹیمپرمنٹس اپنے پلیئرز کے جان سکو. تو یہ لیک آف کنسسٹنسی کی وجہ سے یہ ڈو وی گیٹ یہ بڑی وجوہات میں سے ایک ہے. دیکھیں مہر، جو آپ بات کر رہی ہیں ویسے تو بالکل صحیح ہے، لیکن ہماری صورتحال میں ہو نہیں سکتا بیکاز مصباح ہمارے ٹیسٹ کیپٹن ہیں، ان کو انہوں نے گھسیٹ کے نکال دیا ٹک ٹک کہہ کے اور یہ وہ کہہ کے، سب بے شمار غلط باتیں کرتے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا، سیاست، کپتانی کے لیے بھی سیاست. عمران خان رہا تھا نا 10 سال کے لیے، تو کیوں نہیں ایک کیپٹن لگاتے اور چھوڑ دیں اسے پھر. بالکل. اب میرا تو یہ مشورہ ہے کہ کیونکہ ٹیسٹ میں مصباح تو بہت اچھا کر رہے ہیں، تو اب ایک اور 2 wrongs don't make a right، تو ان کو بھی نکال کے ایک ہی کپتان لگانا اس وقت تو غلط ہوگا. سر مجھے بتائیے کہ جب وقار یونس کہتا ہے کرکٹ بورڈ سیاست کرتا ہے اور کھلاڑیوں کی تضحیک کی جاتی ہے، ہاؤ ٹرو از ہی؟ اچھا میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ سہیل تنویر صاحب جو ہے نا، ان سے پلیز ٹف کوسچنز نہ کیجیے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہی از اے پلینگ کرکٹر، تو ان کو بیچاروں کو پھنسائیے گا. اچھا لینا نے جو بات کی، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن کہ انہوں نے کہا جاوید میاداد کو لے آئیں، عبد القادر کو لے آئیں. لا چکے ہیں، پہلے بھی لا چکے ہیں، ٹیسٹڈ ہیں، ڈی جی رہ چکے ہیں جاوید میاداد. عبد القادر جو ہیں وہ چیف سلیکٹر رہ چکے ہیں. دونوں نے اپنے عہدوں سے انہیں ریزائن کرنا پڑا، کوئی خاص پرفارمنس نہیں تھی. دوسری بات یہ پرابلم جو سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کا، فلا اس کے اندر ہے. لوگوں میں فلا نہیں ہے، سسٹم میں فلا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اگر آپ ایسے آدمی کو بناتے ہیں جو سلیکشن میٹرز کے اندر جا کے سلیکشن کمیٹی سے بحث کرے گا یا یہ کہے گا کہ اس کو رکھ لو اور اس کو نہ رکھو، بینگ اے نان کرکٹر دیٹس ناٹ ہز جاب. یہ اس کا کام نہیں ہے کہ وہ سلیکشن کمیٹی پہ دباؤ ڈالے. کیپٹن کون بنے گا یہ بھی ہمارا چیئرمین ڈیسائیڈ کر رہا ہے، جو کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے کرکٹ کے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی ڈکٹیٹ کر رہا ہے. نجم سیٹھی صاحب آن ریکارڈ، جب وہ چیئرمین تھے، آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں نے سلیکشن کمیٹی کو کہا کہ اس کو ڈالو اور اس کو نکالو، اس کو کیوں ڈالا، اس کو کیوں نہیں نکالا. یونس خان کی انکلوژن کے اوپر ان کا ریکارڈ کے اوپر بیان موجود ہے کہ انہوں نے کہا میں نے یونس خان کو ڈلوایا. دیٹس ناٹ ہز جاب، یہ سلیکشن کمیٹی کا کام ہے. دوسری بات، آپ کیپٹنز کی بات کرتے ہیں، میں کچھ حد تک یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ کیا ایک ہی کیپٹن تینوں فارمیٹس میں ہو سکتا ہے. نہیں، T20 از اے ویری فاسٹ گیم. اٹس ناٹ پاسبل کہ 35 پلس کا کوئی کیپٹن جو ہے آپ اس کو T20 فارمیٹ پہ بھی لگا دیں. سو آئی بلیو یس فارمیٹس ڈفرنٹ کیپٹنز ڈپینڈنگ اپون دیئر ایبلٹی. مصباح جب تک وہ اچھے تھے ہی واز اے ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی. T20 ون ڈے ٹیسٹ اکٹھے ہی کپتانی کر سکتے تھے، بٹ دیٹس ناٹ امپورٹنٹ، یا ضروری نہیں ہے کہ سارے فارمیٹس میں سارے آنے والے پلیئر سب کا ایک ہی فارمولا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ہماری پرابلم سسٹم کے اندر ہے. یو نیڈ اے اسٹرانگ کیپٹن. آپ 15 اس نے لے کے جانے، 11 اس نے میدان میں اتارنے ہیں، وہ سپاہ سالار ہے، فوج اس کی ہے، جواب دہ وہ ہونا چاہیے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ڈھانچے کا مسئلہ ہے، اسٹرکچر نہیں کوئی امپروو کر رہا. تو یہ کون سا مافیا ہے جس کا ذکر بار بار عمران خان کرتے ہیں، جو ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو یہ نہیں امپروو ہونے دے رہا اسٹرکچر؟ اس کا جواب لوں گی. پہلے اختر شاہ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں. جی شاہ صاحب. بیٹا السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹیا ہماری ٹیم میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو تو دیگیں پکانے پہ کھڑا کر دیا ہے اور دیگ پکانے والے کو ہم نے کہیں اور لے جا کے چھوڑ دیا ہے. تو اس میں یہی ہوگا کہ ٹیم جیتے گی تو لڑکے نہیں جیتیں گے، اور لڑکے جیتیں گے تو ٹیم نہیں جیتے گی. اب لڑکے جیت کے آئے ہیں، ٹیم تو نہیں جیتی. جیتی رہے بیٹا، اللہ خوش رکھے میری بیٹی. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، تھینک یو سو مچ. میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد ان نے بڑے گہری بات کی. وہی کہ سٹارز تو ہر کوئی بن رہا ہے، ہیرو نہیں بن رہا ملک کا، سٹار بڑے ہمارے پاس. ایک وقفے کے بعد جی بتائیے گا ہمیں وقفے کے بعد کہ واٹس دا ایشو، ہم آسٹریلین کرکٹ سٹرکچر کیوں نہیں ادھر بنا سکتے؟ کوئی تو بتا دے کون سا مافیا ہے جس کا ذکر خان صاحب بار بار کر رہے ہیں. وقفے کے بعد
शुक्रिया। ये इल्तिजाएं हो रही हैं कोच की तरफ से कि कस्मेटिक सर्जरी से कुछ सही नहीं होगा, बेशक सबको उड़ा दें लेकिन ढांचा सही कर दें। मिसाल भी उन्होंने बेहतरीन दी कि जनूबी अफ्रीका कब तक दरवाजे बंद रहे इंटरनेशनल क्रिकेट के, लेकिन क्योंकि डोमेस्टिक ढांचा इतना मजबूत था, दे केम आउट स्टिल एज स्ट्रॉन्ग एज एवर। हमारे साथ आतिफ खान बन्नू से मौजूद हैं। जी आतिफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बात हूँ आपसे, तो बैठे हुए हैं आप बॉलर साहब भी बैठे हुए हैं, पर इनकी मौजूदगी में मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। इनकी मौजूदगी में मैं आपको एक मशवरा देना चाह रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान टीम में एज ए कैप्टन खेलने का मौका दें, फिर देखते जाएं आप। अच्छा बहुत आप ऐसे ही बैठते रहेंगे और यही तमाशा होगा टीवी पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आतिफ खान साहब, बन्नू से मैं कॉल कर रहे थे। मैं महमूद साहब आपकी जानिब आऊँगी। मुझे बताइएगा सर कि विदाउट जॉब एक्सपीरियंस, विदाउट क्वालिफिकेशंस, जिनको हम सिफारिशी कहते हैं, क्या ऐसे लोग बहुत मौजूद हैं मैनेजमेंट में अभी? जी मेरे ख्याल में बहुत सारे मौजूद हैं। आप अभी बात कर रही थी माफियाज़ की, तो माफियाज़ मौजूद हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। मेरी नज़र में सबसे बड़ा माफिया तो हुकूमत खुद है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जिस किस्म की हर वक्त मुदाखलत होती रहती है, अगर कोई बड़ा मजबूत किस्म का चेयरमैन हो तो शायद वो उसको रेजिस्ट कर ले, लेकिन इतनी मुदाखलत हर तरफ से हो रही है जैसे कि नज़र आती है होती हुई। और बल्कि तो एक वक्त ऐसा आया था कि इन्होंने हथियार ही डाल दिया थे कि जी जो फैसला करेगी हुकूमत करेगी, ये करेगी। और फिर मुदाखलत की शक्लें ये हैं जो चेयरमैन की तैनाती। अब देखिए जो यके बाद दीगरे चेयरमैन लगाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर मौजूदा सरपरस्त की तरफ से, उसमें एक बड़े नामी गिरामी साहब को चेयरमैन लगाया गया था, मुजीबुर रहमान। पता नहीं किसी क्रिकेट वाले ने उसका कभी नाम भी सुना था या नहीं सुना था। उसके बाद फिर नजम सेठी साहब आए थे, फिर उसके बाद अब शहरयार खान साहब हैं। तो उसमें किसी किस्म की उनकी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सलाहियत का कोई दखल नहीं है। उसमें बुनियादी शराइत ये हैं उनकी वफादारी और उनकी ताबेदारी, बल्कि शायद कंसिडरेशन ये है कि जिसको क्रिकेट का सबसे कम पता हो वही बेहतर है, क्योंकि उसके होते हुए मनमानी की जा सकती है। ये सबसे बड़ा माफिया है। जी बिल्कुल। उसके बाद दूसरा बड़ा माफिया वो लोग हैं जो क्रिकेट में बोर्ड में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। उनकी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं कि वो तनख्वाहें देने के बाद मेरे ख़्याल में क्रिकेट बोर्ड के पास कोई पैसा बचता ही नहीं कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए वो खर्च कर सके। इसी वजह से क्लब क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है मुल्क में, इसी वजह से इलाकाई क्रिकेट जो है उसका बुरा हाल है, और उसी की वजह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। ये सारी नर्सरीज हैं क्रिकेट की, जब ये ख़त्म हो जाएँ तो उसके बाद क्रिकेट का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और ये ख़त्म होने की वजूहत यही है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो मुख्तलिफ ओहदों पे हैं, डायरेक्टर डोमेस्टिक और डायरेक्टर फॉरेन क्रिकेट और जनरल मैनेजर फलां और जनरल, एक वक्त था कि क्रिकेट बोर्ड में अक्सर ओहदेदार एजाज़ी होते थे और चंद एक ओहदेदार थे जिनको मामूली सी तनख्वाह मिलती थी और वो मुल्क के लिए काम करते थे। तो अब ये सारे लोग जो जिन ओहदों पे हैं वो तो एक बहुत बड़ा माफिया है। उनकी कोशिश होती है चाहे कुछ हो जाए वो अपने ओहदे पे कायम रहें, और उसके बाद बाकी एक ग्रोह है बाहर बैठा हुआ, जिसकी कोशिश ये है कि ये हट जाएं किसी तरह वो वापस और आ हम जाएं। इनकी जगह ले और सकें। वो एक साइमल्टेनियस नेगेटिव कैंपेनिंग मीडिया के ऊपर जारी ये चलती जा रही है। तो ये बहुत बड़े माफियाज हैं जो क्रिकेट को कभी बेहतर नहीं होने देंगे। अच्छा, ये लीना ये बताइएगा कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट का जिस माफिया का भी इन्होंने जिक्र किया है, इसके अंदर कुछ नाम तो ऐसे होंगे जो आए चले जा रहे हैं सालों साल, कौन से हैं? देखिए नामों का ये है कि एक जो हमारे साहब हैं जिनका नाम है शकील शेख, हाँ, इस्लामाबाद के रीजन के प्रेसिडेंट हैं। वो बोर्ड में भी उनका होता है, गवर्निंग बोर्ड के भी वो मेंबर हैं। जब कोई कमेटी बनती है उसके भी वो हेड हो जाते हैं, कुछ और कोई चीज़ होती है उसके भी हो जाते हैं। तो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एक क्रेडिबिलिटी जब आप 4-4 5-5 उनका बैकग्राउंड बताइए कि वो एक मीडिया हाउस के अंदर भी काम करते हैं, ये भी बताइए। कि मियां जो ट्राइड एंड टेस्टेड है और ऑफिस में बैठ के वो बैठ चुके, तो ऑफिस में बैठना तो उनका बिल्कुल ही गलत था। क्या कह रहे हैं जी शकील शेख साहब के बारे में? वो कह रही हैं कि इतने बार बार रेपिटेशंस होते हैं, मुख्तलिफ कमेटियों के भी हेड बन जाते हैं, तो ये भी बताइए ना, एक मीडिया हाउस से भी ताल्लुक है उनका, वहां से भी सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स लीक किस तरह हो जाती हैं, खुल के बात कीजिए।
हाँ तो बिल्कुल, मैं तो खुल के ही कर रही हूँ और नाम ही ले लिया, इससे ज़्यादा क्या खुल के कर सकती हूँ, बाकी आपने खुल के कर दी। लेकिन ये कि ये मियाँदाद के हवाले से मैं बात करी थी कि उनको दफ्तर में बिठाना तो बिल्कुल ही गलत था। मतलब अब मियाँदाद का किसी दफ्तर में बैठ के एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने से क्या ताल्लुक है? उनको अंडर 19 के साथ लगाएं, जैसे इंडिया ने ड्राविड को अंडर 19 के साथ लगाया कि जब अंडर 19 के बच्चे आएँ तो वहीं पर उनके जो बैट्समैन के और बॉलर्स के जो चिंक्स इन दी आर्मर हैं वो वहीं पर मियाँदाद निकाल दें। तो आप मियाँदाद को अगर सही तरह यूज़ नहीं करेंगे, कादर को किसी लेग स्पिनर के साथ नहीं लगाएंगे या स्पिन अकेडमी नहीं बनाएंगे, वहाँ पर ट्रेनर एज अ ट्रेनर नहीं लगाएंगे, तो फ़ायदा क्या होगा कादर का? जिस तरह सुहेल तनवीर कहा जाता है कि ये फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट, तो सर जिस तरह सुहेल हमने देखा कि 70 की दहाई में हमारे सारे बड़े नाम जो थे दे वर ब्रिलियंट, उनने अपनी टेक्निक पे, टेम्परामेंट पे इतना ज़बरदस्त उनका काम हुआ, उनकी पॉलिशिंग हुई फॉर द लॉन्ग टर्म। उनका आपने देखा कि एक कंट्री क्रिकेट के अंदर वो डेवलप हुआ, मज़ीद उसको पॉलिश किया गया। आपको लगता है कि ये चांसेस बिकॉज ऑफ एक कमज़ोर डोमेस्टिक ढांचा आप लोगों को नहीं मिलते? देखिए मैं बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर बात करूं तो मेरी राय यही है कि एट द मोमेंट हमारे यहाँ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, क्वालिटी थोड़ी सी कम होती जा रही है। लेकिन मेरा फोकस मेनली हम में से किसी का भी फोकस उस तरफ नहीं जा रहा। आप देखें इसके रीज़न्स क्या हैं, हमारी क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है या बाकी जो स्पोर्ट्स हैं वो नीचे क्यों जा रही हैं। हमारे जो मुल्की हालात हैं वो भी हमें जहन में रखने चाहिए। पिछले 10-15 साल से जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं, ये भी वन ऑफ द रीज़न है कि हमारी क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स नीचे जा रही हैं कि माएँ या वालिदैन अपने बच्चों को अब खेलने के लिए बाहर उस तरह नहीं भेजते। मुझे अपना बचपन याद है, मैं हर चैनल पे बैठ के बात करता हूँ कि हम लोग पूरा दिन सारा दिन बाहर गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहते थे। माँ बाप को परवाह नहीं होती थी, डर नहीं होता था, खौफ नहीं होता था। हम सब माशाल्लाह मेरे ख्याल में साहिब औलाद हैं। आप खुद सोचें कि अभी हम इस तरह कर सकते हैं। मगर सुहेल डर के अलावा एक और भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए जब आपकी एक विनिंग स्ट्रीक होती है ना, जब आपके हीरोज बन रहे होते हैं क्रिकेट के, तब बच्चा क्रिकेट खेलना चाहता है। और जब आप बार कंसेक्यूटिवली हार रहे होते हैं ना, तो वो चाम खत्म हो जाता है। फिर बच्चा आज आप क्या देख रहे हैं, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा सड़कों पे, वो फुटबॉल खेलना चाह रहा है। रीजन भी तो देखें ना कि हमारे यहाँ मुल्क में क्रिकेट हो भी तो नहीं रही। जब हम लोग बच्चे थे, आप भी, आई एम श्योर, जब तो एग्जैक्टली इसका इशू क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न है, इसी वजह से हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही। बाकी क्रिटिसाइज जो आप लोग कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, कि हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही। बच्चों को हीरोज़ देखने को ही नहीं मिल रहे, वो जिनको जाके देखें, जिस तरह हम ग्राउंड में जाते थे, अपने सीनियर्स को खेलते हुए देखते थे, उनसे सीखते थे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए मंसूर, और फिर मैं खालिद महमूद साहब से एक दो ढांचे के हवाले से सवाल पूछूंगी। मंसूर, मुझे बताइए कि क्या शहरयार और नजम को बोर्ड में होना चाहिए? नॉट एट ऑल, फुल स्टॉप, कोई उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। नजम सेठी साहब हमारे सीनियर हैं, आपके भी सीनियर हैं, क्योंकि एक ही बिरादरी से ताल्लुक़ है, लेकिन माजरत के साथ वो सहाफ़ी बहुत अच्छे हैं, वो एंकर बहुत अच्छे हैं, ही इज़ अ वेरी गुड जर्नलिस्ट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चला सकें। शहरयार खान साहब के पास एक इंपॉर्टेंट टास्क था, वो ये था कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ करवानी है। डिप्लोमेट वो रह चुके हैं, उसमें भी वो फेल हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की, वहाँ पे जाके उनके खिलाफ मुजाहरे भी हुए, लेकिन वो फेल हो गए। मंसूर, अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इस तमाम तर बोर्ड की, मैनेजमेंट की तनख्वाहें हम स्प्लिट इन हाफ कर दें, इनके पर्क्स ख़त्म कर दें और इनसे सिर्फ कहें कि आप अपनी क्वालिफिकेशन और लव ऑफ क्रिकेट की वजह से इधर बैठें, तो आपको लगता है ये बैठेंगे और क्रिकेट सही होगी या सब भाग जाएंगे? अनरियलिस्टिक बात है ये, इसलिए क्योंकि एक जगह अभी आपने पहले ये बात की कि ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर के साथ आप उसको मैच करना चाहती हैं, तो आपके तो जो प्लेयर्स को आप पैसे दे रहे हैं वो तो इटसेल्फ ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर के करीब भी नहीं है। तो पहले पैसे भी उतने देना शुरू कीजिए। अगर नहीं दे सकती है तो अपने सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट है मगर आप देखिए ना, अगर वो कमा रहे इतना तो आधे डिजर्विंग इट और नॉट। आप उनको देखें, अभी तो ऑस्ट्रेलिया छोड़े सर, इंडिया और आपका अगर आपने कुछ किया नहीं तो जितना गैप बढ़ रहा है ये तो बढ़ता चला जाएगा। हम तो इनके करीब तरीन नहीं आएंगे आगे इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आप देख रहे हैं बिहार, उनकी कॉम्पिटिशन, उन्हें IPL के थ्रू उनका एक एवरेज बंदा अपने टेम्परामेंट में, अपनी टेक्निक के अंदर किधर पहुंच चुका है। आई एग्री विद यू। आपको इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए, जब आप इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, हमारी गेम बहुत हद तक कमर्शियल हो चुकी है। आपकी 20 करोड़ की आबादी है, उतनी छोटी मार्केट है। इंडिया की 1 अरब से बड़ी मार्केट है, वहां पे टैलेंट पूल भी उतना ही बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी।
शाम 6 बजे के बाद 35% ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक कोई ना कोई स्पोर्ट खेल रही होती है, तो टैलेंट पूल का अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा है मामला। पॉलिटिशियंस को क्रिकेट से दूर रखिए, मामला ठीक हो जाएगा। और मैं आप खालिद महमूद साहब आपके पास आती हूँ, वो कह रहे हैं अंदाजा करो सर, मगर जब इधर टीम्स नहीं है ऊपर रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर क्लब्स नहीं बनाए गए, आपकी एसोसिएशंस एक फेयर इलेक्शंस के बाद बन नहीं रही, पनप नहीं रही, नीचे से टैलेंट नहीं आ रहा जो ट्रेन होके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आएगा, और कंप्लीटली ए पॉलिटिकल आपकी कमेटी बनाए जो ये सारे काम करे, जिस तरह बार बार इमरान खान आई बिलीव कहते हैं कि यार छह बड़ी टीमें बना दो, माइनस करो ये फ्ला ब्लैंक तेफा ब्लैंक, ये बैंक्स वगैरह और इन चीज़ों के काम है ही नहीं है करने के। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ रीजनल तो शुरू कराएं, डिस्ट्रिक्ट्स तक तो जाएं। ये मसला क्या है सर, ये रॉकेट साइंस है, क्यों नहीं होता ये? देखिए, पहली बात ये, मैं आपके बाकी मेहमानों की गुफ्तगू सुन रहा था, मैंने कोशिश की उसमें मुदाखलत की, कामयाब नहीं हुआ। बात ये है कि हम नाम लेते हैं कि आप मियां दाद को ये क्यों नहीं करवाते, अंडर 19 के साथ लगाएं, अब्दुल कादर से ये काम क्यों नहीं लेते। मैं जिस भी आपके मेहमान ने कहा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम मियां दाद से पूछ तो लें कि क्या वो अंडर 19 की टीम के साथ काम करने को तैयार भी है कि नहीं है। ये बात अमूमी तौर पे मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि मैंने क्रिकेट की हर सतह पे काम किया है। मैं लाहौर क्रिकेट से वाबस्ता रहा हूँ, मैं क्लब से वाबस्ता हूँ, मैं क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी रहा हूँ किसी ज़माने में, मैं टीम के साथ मैनेजर रहा हूँ और फिर चेयरमैन भी रहा हूँ। मैंने एक एक खिलाड़ी की सारी मामलात देखे हैं। तो हमारे जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े नाम हैं जिनको आप देख के यंगस्टर जो हैं सीख सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। वो बिल्कुल क्रिकेट को ग्रास रूट लेवल पे वक्त देने को तैयार नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहा है। वो इसलिए नहीं इम्प्रूव हो रहा कि जो लोग ऊपर से इम्पोज होते हैं क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट वालों पर, उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि क्लब क्रिकेट की और इलाकाई क्रिकेट की वैल्यू क्या है, उसकी अहमियत क्या है। अब देखिए, क्रिकेट बोर्ड में करोड़ों रुपए खर्च करके एकेडमियां बन गई हुई हैं। अब उन एकेडमियों से मुझे एक भी कोई बता दे कोई क्रिकेटर तैयार होकर निकला हो। जब बनी थी एकेडमियां, सब ने बड़ी वाहवाह की थी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो पैसे जो क्लबों को और क्रिकेट को और रीजनल टीमों को मिलने थे, वो तमाम उस आपने वो इमारतें बनाने के पे लगा दिए। तो क्लब क्रिकेट पे और डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो कौन देगा? किसी की तवज्जो है नहीं है। सवाल है मेरा, देखिए उसमें ग्लैमर नहीं है। एब्सोल्युटली। भारतीय बोर्ड का जो चेयरमैन है वो तो क्रिकेटर नहीं है। सो हाउ आर दे डूइंग सो वेल? बिकॉज देयर आर सेंसिबल नेशन। सिंपल। हमारा सेंसिबिलिटी और उनकी सेंसिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका प्लेयर जिस तरह सोचता है, हमारा प्लेयर उस तरह नहीं सोचता। आप देखिए, विराट कोहली 26 साल का है, 20 से ऊपर सेंचुरियाँ बना चुका है, कंटिन्यूसली हर मैच में रन बनाता है, मुल्क के लिए खेलता है। सबसे बड़ी बात यह, और मोहसिन खान से भी मेरी बड़ी दफ़ा इस बात पर डिस्कशन हो चुकी है कि हम अपने मुल्क को ही आगे नहीं रखते, हम मुल्क को रखते हैं कहीं पीछे, और अपनी पर्सनल जो आपको मैं अहमद शहजाद की मिसाल दूँ, वो समझता है उसकी शक्ल मिलती है कोहली से और वो स्टाइल भी मान लेगा उस तरह का, लेकिन कहाँ है उसकी गेम? उसके पास तो टैलेंट है वो, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करेगा। और जो विराट कोहली के जो hundreds of hours की प्रैक्टिस, जो ब्लड एंड स्वेट है, वो कहाँ है? एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर हो। Stay with us, we're going to be right back. शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो अब क्रिकेट के ऊपर भी कमेटियां बन रही हैं इंक्वायरीज करने के लिए, और बेशतर दफ़ा ये कितनी अच्छी होती हैं, कितनी इफेक्टिव होती हैं, ये अभी जानेंगे। हमारे साथ अभी समी हैं क्वेटा से। जी समी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो सबसे पहले जो ये टीवी पे बैठ के ना जो एक एक चक्का मार के ना हीरो बनते हैं, इसको सबसे पहले इसको टीवी से उठा के घर भेजे, क्योंकि इसको बोलो कि आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है, अब हमारा पीछा छोड़ दो, हमारे जवानों का जो जवानी है वो खराब ना किया। किसकी बात कर रहे हैं? शेरियार खान की बात कर रहे हैं? एक वही मुझे 80 के जो जिसने भी ये मैं माफी चाहता हूँ, ये खालिद महमूद साहब भी बैठे हुए हैं। नहीं, खालिद महमूद साहब के बारे में आप क्यों कुछ कह रहे हैं? वो तो रिटायर हो चुके हैं ना, ये तो गलत बात है। वो तो अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं। आप मुझे करंट बोर्ड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो समी बताइए। मैं माफी चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों की तरह है, ये अपने खिलाड़ी साहब की बात है। जो बंदा नहीं खेलता है,
मुझे नहीं, अच्छा चले आप, थैंक यू समी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आप बीच में रुक गए थे। इज एज अ फैक्टर? वैसे मुझे बताइएगा कि मसला शहरयार खान की उम्र एक फैक्टर हो सकता है? देखिए मेरे नज़र में तो हर एक का अपना पर्सनल ओपिनियन है, मेरी नज़र में एज फैक्टर नहीं है। मंसूर मुझे बताइएगा कि सरफराज कैसे बनेंगे कप्तान? आई थिंक सरफराज इज़ अ वेरी गुड चॉइस मेरे ख्याल में, लेकिन प्रॉब्लम इस वक्त ये है, ये जो अभी आप इन्होंने लीना ने बात की कि शहरयार खान उस वक्त जो वर्ल्ड कप चल रहा था तब तो बड़ा बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद चुप हो गए। इस वक्त पॉलिटिकली इतनी मनूवरिंग हो रही है इस वक्त राइट नाउ, जब आपका ये शो चल रहा है और इन 2-3 दिनों के अंदर, कि आपकी सोच से बाहर है कि शाहिद अफरीदी जो वहाँ पे पहले कह रहे थे कि हाँ जी बस मैं रिटायरमेंट का तकरीबन फैसला कर लिया, उसके बाद उन्होंने कहा मैं पब्लिक के सामने जाके करूँगा। सियासत उधर भी चल रही है, सियासतदान वहाँ भी रोल अपना अदा कर रहे हैं। शहरयार खान साहब जो नहीं बोल रहे, इसके पीछे भी सियासत चल रही है। आपकी सोच से, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पॉलिटिशियन को खुदा के लिए क्रिकेट से दूर कीजिए। एक अपराइट आदमी, अभी आपने कहा कि इंडिया के अंदर तरक्की क्यों हो रही है, आपको पता है इसकी वजह क्या है? चेयरमैन किस तरह आता है वहाँ पे? चेयरमैन वहाँ के जो एसोसिएशंस हैं वो इलेक्ट करती हैं। Okay, anyway, I think there's a lot of politics within the board itself, sir. आप सियासतदान से जितना भी दूर रखें, वो तो पॉलिटिक्स अंदर भी पनप रही है। आपको तो एक अपराइट डंडे वाला आदमी चाहिए जो कोई प्रेशर ना ले, जो कहे कि बस खत्म हो गया, अब हम नीचे तक डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करेंगे। मुझे ये बताइएगा सुहेल, आपकी जानिब आऊंगी कि आपको क्या लगता है आसिफ और सलमान बट को वापस लाना चाहिए? देखिए अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली लाना चाहिए। आमिर आ चुका है ऑलरेडी टीम में एंड ही हैज़ डन वेल इन पास, तो मेरे ख्याल में आसिफ और उनके लिए बट के लिए भी एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए, इफ़ दे डू वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट दे शुड कम बैक। जी खालिद महमूद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सर मुझे ये बताइएगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम किसके पास ये इख्तियार है राइट नाउ कि शहरयार खान को और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बैठाया जाए, इनसे ज़रा सवाल जवाब किया जाए, इनसे ज़रा पूछगछ की जाए? आप बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं और बड़ी अच्छी आपकी सोचें हैं। आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये कौन इनको बिठाया और इनसे बातचीत करे और कोई डंडे वाला बंदा ऊपर लाया जाए। मैं आपको अर्ज़ कर दूं, जो वाकई को बड़ा फर्म किस्म का चेयरमैन होगा उसकी गुंजाइश ही कोई नहीं इस निज़ाम में, वो मौजूदा हुकूमत के मेयार पे पूरा नहीं उतरेगा। वो वैसा ही बंदा लाया जाएगा जो बिल्कुल ताबेदार होगा, कभी किसी मामले में चूँ चरा नहीं कर सकेगा और हुक्म की तामील करेगा। अव्वल तो हो सकता है यही जो सेटअप है वो ही जारी रहे, क्योंकि उस सेटअप ने जिस मयार पे वो आए हुए हैं वो उसको पूरी तरह निभा रहे हैं। हुकूमत की पूरी ताबेदारी का वो सबूत मुझे देखिए ना, बिकॉज एक इनोसेंट बाय स्टैंडर्ड की हैसियत से मैं आप सवाल पूछती हूँ, हुकूमत का इस पूरी सिनारियो में हुकूमत के इंटरेस्ट क्या हैं फिर? जी हुकूमत का इंटरेस्ट ये है कि उन्होंने इस क्रिकेट बोर्ड को, जैसे वो एक स्पॉइल सिस्टम होता है अमेरिका का, कि वो अपने जो साथी होते हैं या जिन्होंने उनके लिए कुछ काम किया होता है वो मुख्तलिफ ओहदे उन्होंने संभाल के रखे होते हैं। अच्छा। कि इसको, या जैसे रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं वो इसको बांटते हैं, तो वो उन्होंने पहले भी बांटे थे, अब भी बांटेंगे। मेरी इतला के मुताबिक जो मज़ीद 1-2 नामों पे गौर हो रहा है वो माशाल्लाह आप जब आएंगे तो वो आप मज़ीद आपकी मायूसी में इजाफा होगा। लेकिन शहरयार खान साहब जो हैं उनको पहली दफ़ा बतौर मैनेजर इंडिया के टूर पे 98-99 में मैंने ही भिजवाया था अपने दौर में, और उस वक्त ज़रूरत थी क्योंकि हाई प्रोफाइल टूर था। मेरा वक्त ख़त्म हो गया, आपको 15-16 साल नहीं रख रहे थे इस मुल्क के अंदर, तो पूरा सूबा चलाते हैं 90 साल के वज़ीर आला। हमारे पास साईं जी भी तो हैं, बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मंसूर क्या कहेंगे आप? मेरा तो वक्त ख़त्म हो गया। सबसे शुक्रिया अदा करूंगी। एज apparently was never a factor in this country, neither is merit, neither is professionalism। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ गो रहेंगे कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत हो, सही जगह तवज्जो लाई जाए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।